तक्ष संघ सूर्य प्रणाम 1 2 3 प्रार्थना स्थिति। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। दुख पीड़ित जाति मेरी गूंजती है युद्ध भेरी। शर्म का पानी बहा तो अश्रु एक मेरा मिला लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। कोटि युग का तम दहलता शक्ति माँ का दीप जलता। मेरे बुझते दीप को तुम स्नेह भर फिर से जला लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। ज्योति तेरी ही निहारूं पूर्ण श्रद्धा से पुकारूं। मेरे अरमानों के सपने अपने चरणों में धरा लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। सूत्र तेरा नृत्य मेरा यंत्री तू मैं यंत्र तेरा। मैं तो तेरा ही सदा हूँ। जीत दो या फिर हरा लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। शास्त्र धर्मनी ध्वज प्रणाम 1 2 3 उपविष्ट। फिर से शमाए जल उठी रे शीश दान की। झुकने लगी ऊंचाइयाँ रे आसमान की। तूफान से लड़ खड़ा गया जीवन का दीप है। तरकश के चुक गए हैं तीर संध्या समीप है। डोरी न टूट जाए रे खींचो कमान की। फिर से शमाए जल उठी रे शीश दान की। झुक झुक के हमने चूम ली कदमों की धूल को। फूलों की खोज में नहीं छोड़ा बबूल को। जिंदा दिली हैरान है सारे जहान की। फिर से शमाए जल उठी रे शीश दान की। सीने में सिमट के पड़ी दूरी दिगंत की। आँखों में खा रही
व्यथा अनंत की जरूरत है आज कौम को ऐसे जवान की। फिर से शमाएं जल उठी शीश दान की। वर्षों की खोज थक गई मांझी कहाँ गए, नावें कहाँ उलट गई मोती कहाँ गए। सतान लुभा सकी जिन्हें अकबर महान की। फिर से शमाएं जल उठी शीश दान की। झकझोरना अच्छा नहीं बिसराई याद को, मंजिल पे पाओगे मगर मेरी समाधि को। बाजी रखेंगे देखना अपनी जबान की। फिर से शमाएं जल उठी शीश दान की। झुकने लगी ऊंचाइयां रे आसमान की। जय संघ शक्ति। आज जेठ सुद 30 प्रातस्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्मदिन। गुजरात में पिछले 10 साल से हमने एक परंपरा बनाई है कि प्रताप का जन्म जेठ महीने में था, तो ऐसे 4 महानुभाव जिनका जीवन एक प्रेरणा था, एक संदेश था, तो उन चारों को भी महाराणा प्रताप के साथ याद करें। ऐसी परंपरा हमने बनाई है। इस बार लॉकडाउन के कारण कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो सका, पर हमको ऐसे महानुभावों को याद तो करना ही चाहिए। तो एक तो महाराणा प्रताप का जन्मदिन है जेठ सुद 30। इसी तरह जेठ सुद 14 सौराष्ट्र के मोरबी के राजकुमार रघुमजीराज मोरबी के जेठ सुद 14 अहमदाबाद जिले का धंधुका तहसील के एक चेर गांव के मनुबा चुड़ासमा, इनका जन्म जेठ सुद 8। पूज्य हरसिंह जी बापू गढ़ुल्ला जन्मदिन जेठ सुद 11। और राजकोट के पास का एक ठिकाना है भाडवा, वहां के ठाकुर साहब चंद्र सिंह जी, उनका जन्मदिन है। हमारे गुजरात के
गुजरात में जेठ वद आठम, जेठ कृष्ण आठम, राजस्थान और उत्तर गुजरात में वो अषाढ़ वद आठम, वसाढ़ कृष्ण आठम मानी जाती है। ऐसे 4 महानुभावों का थोड़ा परिचय हम करेंगे, उनको क्यों याद करेंगे, याद करना चाहिए, वो भी हम थोड़ा देखेंगे। हमको सोचना चाहिए कि ऐसे महानुभावों को हम क्यों याद करते हैं, क्या उन्होंने किया, उनकी जयंतियां हम मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आपको लगता है क्या आपकी भी कोई जयंतियां बनाएंगे? क्यों मनाए, उनकी क्यों मनाते हैं? बहुत स्पष्ट कारण है। जिनकी हम जयंतियां मनाते हैं, जिनको याद करते हैं, उन्होंने दूसरों के लिए जीवन जिया, अपने लिए नहीं। हम तो अपने लिए जी रहे हैं। तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि ये पचन्ति आत्म कारणात् स्तेन एव स, जो अपने लिए जीता है, अपने लिए कमाता है, अपने लिए खाता है, वो चोर है। तो चोर की कोई जयंतियां थोड़ी मनाई जाती है। ये महानुभावों की जयंतियां इसलिए मनाई जाती है कि उनका एक जीवन, एक संदेश था। पूज्य तुलसी जी ने प्रार्थना में लिखा है ना कि पत्तों से, फूलों से, नदियों की कलकल से गुंजित हो जीवन का संदेश सुनाओ। तो वैसे तो हमको भी संदेश सुनाना है, बोलकर नहीं, जीवन जीकर। उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि जीवन स्वयं एक संदेश बन गया। ऐसी जयंतियां मनाने के बाद यदि हमको ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हमारा भी जीवन का कोई संदेश हो, तो मान लो कि इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह के जयंतियां मनाने का कार्यक्रम ये कुछ महत्व का है, कोई मायना रखता है। वरना पुष्पांजलि कर दी, सेवन कर लिया, उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, क्या फर्क पड़ा? जीवन तो यूं ही जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई मतलब ही नहीं। जयंतियां मनाने का कोई मतलब नहीं। ये जो महान पुरुष हुए, ये हमको ये संदेश देता है कि क्षत्रिय हो तुम, और क्षत्रिय का जीवन अपने लिए नहीं होता। उन्होंने ये जीवन जीकर ये बताया। राम से लेकर उससे पहले भी जिनको हम याद करते हैं, जिन्होंने इतिहास बनाया, वे कभी अपने लिए जिया नहीं, अपने नहीं जिए, ये दूसरों के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए उन्होंने जीवन जिया। आज इस पवित्र पर्व पर हम भी थोड़ा आत्मचिंतन करें। यदि संकल्प जगता है तो जगने दो कि हम भी ऐसा जीवन जिएंगे। हम उनकी विरासत हमको मिली है, तो सही अर्थ में हम उनका वारिस बने। ये हमारा जीवन का उसमें सार्थक्य है। ये जो महान भाव है, उन्होंने इतिहास बनाया। आज हमारी परिस्थिति ये है कि इतिहास बनाने का तो कहीं दूर रहा, इतिहास पढ़ते भी नहीं है, और जो पढ़ाया जाता है वो सही इतिहास नहीं है। उसके बारे में अभी यहाँ हम गहराई में नहीं जाएंगे, मगर इतना याद रखें कि
जो समाज इतिहास को भूल जाता है उस समाज का अस्तित्व खतरे में होता है। आज हम इतिहास को भूले जा रहे हैं और इसलिए समाज चिंतकों को ये डर लगता है कि ये समाज टिकेगा कि नहीं। जिन महानुभावों ने अपना जीवन का बलिदान दिया, सुख का त्याग कर दिया, महलों का भोग छोड़ दिया, सत्ता त्याग कर दी और जंगलों में वर्षों तक कष्ट सहन किया, उनका ये बलिदान, उनकी ये तपश्चर्या हमारे लिए थी। और यदि आज हम इतिहास पढ़कर कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं लाएंगे तो उनका ये बलिदान व्यर्थ जाएगा। आपको ये मान्य है? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा कार्यक्रम करने के बाद थोड़ा अपने जीवन में जाके क्या दोष है, क्या कमियां है, क्या कौन सी निर्बलता का हम शिकार बन बैठे हैं और वो कैसे दूर हो। एक क्षत्रिय का जीवन, एक मानव का जीवन जो अमूल्य माना जाता है वो सार्थक हो, ये ऐसा हमारा संकल्प बनना चाहिए। जीवन का संदेश सुनाओ, ये संकल्प मेरा, आपका, सबका होना चाहिए। महाराणा प्रताप, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लिखा जा रहा है और इनके बारे में, इनकी जीवन की घटनाएं के बारे में जाएंगे तो घंटों तक बात करते रहो, पूरा नहीं हो सकता। इसलिए यहां केवल उनके जीवन की जो मुख्य मुख्य घटना है, इनका जीवन का जो संदेश है, उसको हम संक्षिप्त में देखेंगे। आज एक ऐसी चर्चा चल रही है कि महाराणा प्रताप को भारतीय इतिहास में मध्ययुगीय महान व्यक्ति माना जाए कि नहीं। महाराणा प्रताप पर हुआ ऐसा एक इल्जाम लगाया गया है कि भारत में अखंड व एकत्व का शासन स्थापित करने का अकबर का जो आयोजन था, उसमें प्रताप सदा बाधारूप बने। इतिहास का तटस्थ अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होगा कि प्रताप पर का ये दोषारोपण बिल्कुल निराधार, झूठा है, स्वार्थ प्रेरित है। मुगल शासन के साथ मेवाड़ के असहयोग के लिए महाराणा की स्वतंत्र निष्ठा नहीं, अपितु अकबर का अहंकार, सर्वोच्च प्रतिष्ठा की भूख व निरंकुश सत्ताधीश बनने की चाह ही जवाबदार थी। एक प्राचीन गौरववंती राजवंश की भावना को व आकांक्षा की परवाह किए बिना उसको तुच्छ मानकर अपने को सही सिद्ध करने की अकबर की हठ यदि नहीं होती तो भारतीय इतिहास के लिए अति मूल्यवान व शुभ परिणाम आने की पूरी संभावना थी। अकबर ने व्यवहार बनकर दीर्घदृष्टि से सोचा होता तो और अपनी जिद में बांधछोड़ की होती तो एक प्रताप के पवित्र उद्देश्य के प्रति अधिक उदार बना होता तो लाभ तो अंत में अकबर को ही होने वाला था। उसकी सभी प्रजा कल्याण की नीति, मतलब अकबर की बात करते हैं, और कार्य को बहुत ही बल व गति मिलती। मुगलों की नीति के उद्देश्य के प्रति तत्कालीन प्रजा में जो शंकाएं थी वे भी दूर हो जाती। सद्भावनापूर्ण साम्राज्य के प्रयास
अधिक सफल होते। महाराणा प्रताप ने मनस्वी रूप से नहीं, अपने आदर्श को, सिद्धांत को आधार पर अकबर जैसे शक्तिशाली शत्रु से अनवरत, अनैतिक और वैचारिक आक्रमण मुगलों के राजपूतों के साथ बार बार होते रहते विचार विमर्श के कारण उत्पन्न सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों के सामने लगातार संघर्ष करने के लिए एक ऐसा सुव्यवस्थित प्रशासन, आर्थिक प्रबंध व सैनिक संगठन किया था, जिसके फलस्वरूप सफल युद्ध संचालन द्वारा अपराजय रहकर शत्रु की एक भी चाल सफल नहीं होने दी। कोई साधारण शासक ऐसी अद्भुत सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। सही अर्थ में राजनैतिक सूझबूझ, रचनात्मक दृष्टिकोण और दूरदर्शन का जो गुण महाराणा में थे, ऐसे अकबर सहित उस समय के किसी भी शासक में न था। प्रताप ने सदैव सकारात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया था। इसी कारण मेवाड़ में उदार और धर्म संभावपूर्ण राजनीति का पालन शिष्ट रीति से हो सका था। संकटकालीन परिस्थिति में भी मेवाड़ में साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल्य जैसी ललित कलाओं का सृजन और विकास होते ही रहते थे। मानव कल्याण के शुभ हेतु को सिद्ध करने के लिए देश की आम जनता को जागृत करके उसको स्वतंत्र संग्राम में भागीदार बनाने की अनुपम सिद्धि उस जमाना में केवल प्रताप ने ही प्राप्त की थी। महाराणा का व्यक्तित्व धीर गंभीर था। आदर्श और नीतियां, उज्ज्वल चारित्र और व्यवहार तथा उच्च नैतिकता के गुणों से संपन्न महाराणा प्रताप उस युग के एक महान आदर्श व्यक्ति थे। उसकी तुलना में आ सके ऐसा कोई भी उस जमाने में नहीं था। अपने इन अद्भुत गुण और अनुभव सिद्धियों के कारण ये महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में चिरस्मरणीय महान व्यक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं। महाराणा प्रताप के साथ भामाशाह को भी याद करना चाहिए। वो ये कोई ऐसा दुकान पर बैठा हुआ व्यापार करता हुआ कोई बनियान नहीं था। बनियान जरूर था, मगर इतिहास में लिखा है हल्दी घाट के युद्ध में भामाशाह और उनके भाई ताराचंद दोनों प्रताप के साथ लड़ाई में उपस्थित थे। और जो कहा जाता है कि उन्होंने महाराणा प्रताप को धन समर्पित किया, वो कि अपने व्यापार से कमाया हुआ नहीं था। वो तो मालवा के जो अंग्रेज मुसलमानों के जो थाने थी, मुसलमानों का जो लश्कर का जो शासन था, उनको लूटकर जो मिला वो सब महाराणा प्रताप के चरणों में दे दिया। इसी तरह महाराणा प्रताप के साथ ज्वाला मानसिंह जी को भी याद करना चाहिए। एन मौके पर मानसिंह जी ने देख लिया कि प्रताप चारों ओर मुसलमानों से घिर गया है और जीवन उनका खतरे में है, तो खुद वहां जाकर मैं प्रताप कह के प्रताप का वेश धारण करके उनका छत्र अपने सिर पर ले लिया और प्रताप को वहां से रवाना कर दिया और खुद वहां शहीद हुए। ये भी याद रखना कि महाराणा प्रताप का युद्ध हिंदू और मुस्लिम के बीच नहीं था।
महाराणा प्रताप के लश्कर में हकीम खान सूरी, जो एक पठान, एक मुसलमान था, उनकी सरदारी के नीचे पूरा एक लश्कर, पठानों का लश्कर अकबर के खिलाफ था। इसी तरह भीलों का भी खूब सहयोग मिला था। ये हल्दी घाट का जो युद्ध है ना, ये महाराणा प्रताप के जीवन में बहुत महत्व रखता है। अकबर के लिए ये युद्ध निर्णायक इसलिए था कि या तो अकबर प्रताप मरना चाहिए, मारा जाए, या उसको जीवंत पकड़ा जाए। दोनों में से एक भी नहीं हुआ। और इसलिए ऊपर की दृष्टि से लगे कि महाराणा प्रताप की वहां पराजय हुई थी। दरअसल में ये अकबर हारा था। और उसके बाद गेरिला युद्ध से प्रताप ने लश्करों, मुस्लिम थाने पर आक्रमण करके सभी किले जीत लिए थे। ये भी समझ लो। अब उसके ज्यादा प्रताप के बारे में ज्यादा मत नहीं कहेंगे, क्योंकि और 4 महानुभावों के बारे में बताना है। कि हमको पढ़ाया जाता है कि ऐसी परिस्थिति आई थी कि एक रोटी का एक छोटा टुकड़ा एक बच्चे पर महाराणा प्रताप के पौत्र के पास था, तो वो भी एक वन बिलाव लेकर चला गया। कुछ नहीं था घर, ये बिल्कुल बात गलत है। और उससे हताश होकर, विवश होकर महाराणा प्रताप ने अकबर को शरणागति का पत्र लिखा। बिल्कुल झूठ, कोई ऐसा पत्र लिखा ही नहीं था। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। भील लोग महाराणा प्रताप के लिए सब कुछ देने के लिए, समर्पित करने के लिए सदैव तैयार थे। वो खेती करते थे, जंगल था, फल फूल बहुत थे, खाने की कोई कमी नहीं थी। और अकेले प्रताप ही तो वहां एक अकेले थोड़े थे, पूरा परिवार था, सरदार था, परिवारों के साथ थे। और ये 1-2 दिन की, 1-2 महीने की थोड़ी बात है, 25 साल का ये संघर्ष था। कभी कोई भूखे सैनिक युद्ध कर सकते हैं? कोई, किसी को कोई कमी नहीं थी। और इसके कारण कोई शरणागति का पत्र लिखा हो, ऐसी कोई बात इतिहास में है ही नहीं। मुसलमानों ने कुछ नहीं लिखा है। ये कहां से इतिहास में घुस गया? किसने घुस दिया? कोई बदनीयती होगी, प्रताप को हल्का दिखाने के लिए होगा, मगर इतिहास में आता है, मगर वो गलत है। तो ये प्रताप के बारे में जो कई भ्रामक कल्पनाएं हैं, ये दूर होनी चाहिए। प्रताप का जीवन हमारे लिए सदैव प्रेरणा बना रहना चाहिए। इतना याद रखें कि यदि आपको वीरत्व के प्रति सम्मान है, चाहे आप वीरत्व नहीं बता सकते, जीवन में वीरत्व नहीं ला सकते, कोई किसी कारण निर्बलता का, कमजोरी का आप शिकार बने हुए, फिर भी यदि वीरत्व के प्रति आपको सम्मान है, तो प्रताप आपके लिए सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। उनका जीवन ही एक संदेश है, उनका जीवन ही एक प्रेरणा है। बचत आपको श्रद्धा होनी चाहिए। बाकी प्रताप के बारे में बहुत कुछ कहने की अब आवश्यकता नहीं दिखता। अब दूसरा जो व्यक्ति, एक महानुभाव, वो मोरबी के महाराज कुमार हरवंशी का थोड़ा परिचय कर लें। इंग्लैंड गए, अध्ययन किया कानून का, बैरिस्टर हुए, में आए, अंग्रेजों का प्रतिनिधि होकर राज्यों में, किसी राज्यों में
कारोबार में व्यवस्था के लिए अंग्रेज की ओर से काम किया, मगर सोचा, आपने सोचा कि मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मेरा तो चलता है, मगर ये जो मेरे भाई लोग हैं, मेरा समाज है, जो आम राजपूत है, उनकी दिशा तो बहुत बुरी है। न उनका शिक्षा का है, न कोई आर्थिक व्यवस्था है, व्यामों में, झगड़ाओं में, व्यसनों में डूबा है आखा पूरा समाज। और अंग्रेजी की बहुत ऊंचा वेतन वाली नौकरी छोड़ दी 1905 में। 1905 में और 1906 में उन्होंने कच्छ, गुजरात, काठियावाड़, गरासिया मतलब राजपूत एसोसिएशन की स्थापना की। क्यों? आम राजपूत को मार्गदर्शन मिले, शिक्षा की उनके लिए व्यवस्था हो, वो समझदार बने, एक राजपूत का गौरव का अनुभव करे। और उन्होंने एक संविधान बनाया है एसोसिएशन का, सदस्य बनाए, पर इसमें किसी राजा को, ठाकुर को नहीं लिया। उनका ये कहना था कि राजा लोग, ठाकुर लोग तो अपना करते हैं सब, इन सामान्य आदमी का कौन, उनके लिए कौन काम करेगा। ये कच्छ, काठियावाड़, गुजरात गरासिया एसोसिएशन के माध्यम से समाज में एक परिवर्तन का पवन चला। राजाओं को, ठाकुर को अच्छा नहीं लगा। भानुजी राज रोज बरोज डायरी लिखते थे, अंग्रेजी में, गुजराती में। एक डायरी में, हमने इस पूरी डायरी पढ़ी है, लोहे के 2 ट्रक आते थे ना पहले, बक्सा, ऐसे 3 बक्से भरे पड़े हैं। उन डायरियों का अध्ययन किया, उनमें एक बात ये आई कि उनका बड़ा भाई जो मोरबी के ठाकुर साहब थे, बाग सिंह जी, उनको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो यदि आम राजपूत शिक्षित हो जाए, आर्थिक संपन्न हो जाए, संगठित हो जाए, तो उनका शोषण वो नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि मुझे मार डालने का कोई साजिश किया गया था, मगर उनको श्रद्धा थी कि यदि मुझसे ये ईश्वर काम करवाना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा, और नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि सारी बीमारियों, सारी समस्याओं का मूल है शिक्षा का अभाव। शिक्षा के बिना समझ कैसे आए? शहरों में तो जो रहते थे, बहुत कम रहते थे हमारे लोग, उनके लड़के बहुत कुछ पढ़ते थे, बाकी गांव में कौन पढ़े और क्यों पढ़ाए? आवश्यकता ही महसूस नहीं होती थी, और गांव में स्कूल ही नहीं थी। ये 1920वीं सदी का प्रारंभ का पहले दशक की बात है, याद रखना। आज से 115 साल की बात ही कर रहा हूं मैं, उस जमाने की, जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था। राजा और ठाकुर अंग्रेजों को सलाम भरते थे, उनका गुणगान गाते थे, लॉन्ग लिव द किंग, इंग्लैंड की रानी लंबा जीवन जिए, ऐसी प्रार्थनाएं करते रहते थे। आम समाज के राजपूती की और भारतीय संस्कृति के साथ उनका शायरी कुछ संबंध था। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा के बारे में भानुजी राज ने सोचा। राजाओं पर उनका बहुत प्रभाव था। पूरे भारत में वो घूमे थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और यहाँ पश्चिम के पोरबंदर और जामनगर से लेकर ठेठ पूर्व के राज्य को
उन्होंने कहा राजाओं को कि अपने बच्चों के लिए कुछ शिक्षा की व्यवस्था करना, आपके पास बहुत संपत्ति है, मकान भी है, बस व्यवस्था करनी है। तो हाँ 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 करते थे, मगर कोई करता नहीं था, करना ही नहीं, नीयत नहीं थी। अपने परिवार, अपने समाज के बच्चे बढ़े, सुशिक्षित हो, समझदार बने, ये उनको मायने नहीं था, नहीं होता, नहीं होगा। आखिर जाकर उन्होंने सोचा कि अहमदाबाद जिला जो है ना, अहमदाबाद जिला के जो राजपूत है किसी राजा के नीचे नहीं था, वो अंग्रेज का सीधा रेसिडेंट के नीचे उनकी व्यवस्था देती थी। और उनका एक अफसर था जिसको कहते हैं तालुकदार सेटलमेंट ऑफिसर, उसका उनका नाम था मिस्टर पीटर। तो उनको एक बार बात की कि आप हमारे तालुकदारी समाज की जो परिस्थिति जानते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था हो। तो उस अंग्रेज अफसर ने कहा, हाँ बोलो, मैं क्या कर सकता हूं। तो ऐसा करो, जो धंधुका है उसमें आपका गेस्ट हाउस है ना, क्या है, वो हमको दे दो, वहां हम अपना छात्रावास शुरू करेंगे और फिर आगे का जो आवश्यकता जैसी पड़ेगी हम डेवलपमेंट करेंगे, मगर अभी तो वो मकान हमको दे दो। उस अफसर ने सोचा कि ये तो मुझे गवर्नर को पूछना पड़ेगा। तो रेलवे स्टेशन पर यह बात हुई थी, तो तुरंत रेलवे स्टेशन पर जाकर रेलवे स्टेशन मास्टर को कहा कि मुंबई टेलीग्राम दो। टेलीग्राम में कहा गया कि हरभंजीराज धंधुका का हमारा जो गेस्ट हाउस है वो चाहते हैं उनके बच्चों के लिए छात्रावास बनाने के लिए। तो गवर्नर ने कहा कि हरभंजीराज कहते हैं, उनके कहने में एक भी शब्द का परिवर्तन किए बिना हाँ भर दो। और 1909 में पहला छात्रावास सौराष्ट्र गुजरात में धंधुका का बना, और उसके बाद तो राजकोट, मोरबी, भावनगर, लीमड़ी, नडियाद आदि कई छात्रावास शुरू हुए। आज जो गुजरात सौराष्ट्र में हमारे लड़के राजपूत समाज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनका 100% श्रेय यदि किसी को देना हो तो हरभंजीराज को देना पड़ेगा। उनके बदौलत आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़े, कई पीढ़ियों तक पढ़ते रहे, छात्रावास शुरू हो गए थे, बहुत शुल्क कम लिया जाता था, उसके सब नियम बनाए थे। ऐसे एक हमारे लिए जो जिन्होंने जीवन जिया, बहुत काम किया, ऐसे हरभंजीराज साहब जिनका जन्मदिन जेठ सुद चौथ है, उनको नमस्कार करके अब हम आते हैं ऐसे ही एक और महानुभाव पूज्य मनोभाव बापू जैन, धंधुका तहसील के एक छोटा सा गांव के वो जागीरदार थे, जमीन थी, पढ़े लिखे नहीं वो, 5वीं कक्षा तक पढ़े थे वो। धोलेरा के स्कूल में जो मेरा गांव है, वहां की प्राइमरी स्कूल में आपने अभ्यास किया, और मुझे एक खुशी है कि उस स्कूल में मैंने भी अध्ययन किया था। तो एक ग्रामीण आदमी, कोई ठाकुर नहीं, कोई राजा नहीं, मगर पढ़े लिखे भी कम। पर हमारे गुजरात में क्या बात है, बढ़ेला कम गणेला વધુ, पढ़े थे कम मगर समझदारी बहुत थी। संयोग से आर्य समाज के
चिंतक सन्यासी लोग उनके पास आने लगे। संस्कार मिला, समझ में आ गए धर्म का सही स्वरूप, और आर्य समाज का विचार अपने जीवन में आ रहा है। मगर इससे भी महत्व की बात यह थी कि जो राजकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहा था उनके बारे में वे सोचने लगे। नजर गई गांधी जी पर, गांधी जी को मिले, गांधी जी भी उनसे, उनके विचार से प्रभावित हुए। आप भी गांधी जी के जीवन से, उनकी सादगी से, उनके भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए उनका जो जीवन का कार्य था, उन सब से वो भी प्रभावित हुए थे। पूरा जीवन खादी के कपड़ों से बिताया। खादी का कुर्ता, खादी का पैजामा और खादी की पगड़ी, और हाथ में तलवार कभी छोड़ी नहीं हाथ से। राजपूत थे। गांधी जी के साथ और उन समय के कांग्रेसियों के साथ जो बात चलती रहती थी, इसलिए आने वाले दिनों में क्या क्या परिवर्तन होगा सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, उनका चित्र उनके समझ स्पष्ट उनके दिमाग में आ रहा है। देख लिया कि जो हमारे लोग हैं, हमारे राजपूत भाई हैं, उनके दूरदीन आ रहे हैं। कोई खेती तो करता नहीं थे, खेती करवाते थे सब, और अपने कोठरी में दिल्ली में बैठे बैठे या फिर घूमते थे और इधर उधर की कोई बात करते, न कोई शिक्षा की कोई सवाल, कोई संस्कृत संस्कार, कोई अच्छे विचार। मन बाबा ने सोचा कि जमीन चली जाएगी, कानून ऐसे आएंगे कि यदि आप खेती नहीं करेंगे तो आपकी जमीन आपके पास नहीं रहेगी। लोग नहीं मानते थे कि जमीन को कोई ले सकता है, उसको तो पहिया थोड़ा कहते जमीन को खींच कर ले जाए। मगर मनोबा थी वो, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट दिखाया कि देखो, ये मैं जो कहता हूं मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, आपकी भलाई के लिए, आप हमारे भविष्य की भलाई के लिए मैं कह रहा हूं, खेती शुरू करो। और जिस परिवार पर उनका स्नेह ज्यादा था, उनके घर पर तो अड्डा लगा के बैठ गए कि इस घर में जब तक बैल नहीं आएंगे, बैलगाड़ी नहीं आएंगे, खेती के सामान सरंजाम नहीं आएंगे, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। लोगों ने बापू के, मनभा बापू के प्रभाव से शुरू कर दिया खेती, तो वो लोग सुखी हुए, आज भी वे सुखी है। उन्होंने देखा एक धंधुका तालु तहसील जो है, उसमें हमारे चुड़ासमा राजपूत जो श्री कृष्ण के वंशज जूनागढ़ से उतरे, मैं भी चुड़ासमा हूं, मनभाव चुड़ासमा थे। तो चुड़ासमा समाज का एक संविधान बनाने के लिए उन्होंने सोचा। गांधी जी के चहेते थे, गांधी जी उनको चाहते थे। उन्होंने देखा कि एक संविधान बना रहे हैं तो ऐसी कोई कलम, ऐसा कोई आर्टिकल ना आ जाए कि जिससे अंग्रेजों की खेपा मर्जी का वो शिकार बने। क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ में थे, गांधी जी के साथ काम करते थे, अंग्रेजों को तो अच्छा लगता ही नहीं, लगे ही नहीं। इसलिए उस संविधान में कोई कानूनी गड़बड़ न हो, स्पष्टता हो एकदम। इसलिए उस समय के कानूनविद इंदुलाल याज्ञिक नाम का एक महान वकील, उनको भेजा कि जाओ मनभा को मिलो और जो संविधान बना रहे हैं उनमें सलाह सूचन करो। वो इंदुलाल याज्ञिक आए, संविधान बनाया। 1922 में धंधुका के पास एक मंदिर है, भीमनाथ मंदिर, उसके प्रांगण में चुड़ासमा राजपूत समाज का एक अधिवेशन बुलाया।
उद्देश्य था संविधान को समझे और उसको पारित करे और उसका स्वीकार करे। और उसमें सलाह मार्गदर्शन के लिए झाला सरदारों को, गोयल सरदारों को, जाडेजा सरदारों को, परमार सरदारों को, वाघेलाओं को, सबको निमंत्रित किया था क्या आओ, हमारी बात सुनकर जो कुछ हमको मार्गदर्शन करना हो आप करो। लोग आए थे और 1922 में चुरास्मा राजपूत समाज का संविधान बना। तो जो आए थे लोग वो तो क्या सलाह दे सके, मनोभाव को कोई सलाह दे सकता है? कोई बहुत प्रभावित हुए और सबने इस स्वीकार कर लिया कि हमारे समाज में भी, हमारे जो शाखा है उसमें भी इस तरह का संविधान हमको बनाना है, आप मार्गदर्शन के लिए बनाए। तो अगले साल लिमड़ी के पास सोका नाम का गांव है, वहां 1923 में ऐसा ही एक अधिवेशन बना। उस समय भावनगर के एक कर्नल जोरावर सिंह जी थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी की ओर से बहुत बड़ा पराक्रम किया था। फिर तो निवृत्त हो गए थे। उनको मनोभाव का परिचय हो गया, देखा कि ये आदमी है जिस समाज को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि शाखा वाइज जो अलग अलग अधिवेशन बुलाना है, इसके बजाय पूरे सौराष्ट्र के राजपूतों को एक अधिवेशन बुलाया जाए। और 1924 में भावनगर के पास वर्तेज गांव है, वहां 3 दिन का अखिल सौराष्ट्र राजपूत सम्मेलन हुआ। तो सम्मेलन की तैयारी हो रही थी, तो लोगों ने पूछा कि इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो जोरावर सिंह जी ने कहा इस सम्मेलन का अध्यक्ष मनोभा चुड़ासमा। मनोभा चुड़ासमा कौन है? कोई ठाकुर है, कोई राजा है, कोई कलेक्टर है, कोई बड़ा धनवान है, बुद्धिमान है, मोटा कोई पदाधिकारी के नहीं, कुछ नहीं है, एक सामान्य जागीरदार है, जमींदार है। मगर आप जब उनको सुनेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इनसे कोई अच्छा हमको मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता, नहीं दे सकता, ये आप स्वीकार करेंगे। और उनको स्वीकार कर दिया। 15,000 लोग उस सम्मेलन में आए। वर्तेज राजपूत परिषद में 15,000 लोग आए 3 दिन के लिए, महिलाएं भी थी। उस समय उन्होंने जो प्रवचन दिया उनका हमने संकलन किया है, बड़ा लंबा प्रवचन है। सभी प्रश्नों को उन्होंने वहां लिया है। शिक्षा के बारे में, समाज की विधवाओं के बारे में, हमारे आर्थिक व्यवहारों में, व्यामों के बारे में, परस्पर के झगड़े के बारे में, और राजाओं ठाकुरों को भी कहा कि याद रखना हम आपके ही हैं, आपके ही रहेंगे, और आपके लिए तो आपके पुरखों के लिए हमारे पुरखों ने माथा का कटवाया है। हमको यही मत मानना, हमको अपना साथी मानो, हम आपके सहयोग में रहेंगे, हमारा भी भला होगा, आपका भी भला होगा। अखबारों ने उस समय के लिखा कि राजपूत समाज का सूर्योदय हो रहा है, बहुत बहुत लिखा था। फिर 1924 में आमंत्रण मिला जामनगर का कि अगले साल 1925 में ऐसा अधिवेशन जामनगर में हो, मगर नहीं हो पाया। क्यों? अंग्रेज लोगों ने मना कर दिया। अंग्रेज सत्ताधीश थे, उनका एक रेसिडेंट वहां रहता था। उन्होंने देखा कि इस तरह का राजपूत परिवार, राजपूत लोग एकत्रित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, कुछ न कुछ अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएगा। जामनगर के महाराजा को मना कह दिया कि ना बोल दो, यहाँ कोई अधिवेशन नहीं होगा, नहीं हुआ। और उसके बाद कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं।
मगर मनभा शांति से नहीं बैठे, बीमार हो गए थे। तो बीमार जो दम का दर्द था, तो उसके लिए एक जहर दवा है सोमल नाम का, वो दवा का थोड़ी मात्रा में लेते थे। तो मुझे तुलसी जी जैसे लिखा है ना कि जहर खाकर भी सदा अमृत पिलाना चाहते, उन्होंने शब्दार्थ में वाच्यार्थ में जहर खाया और लोगों को अमृत दिया, लोगों को जीवन दिया, लोगों को मार्गदर्शन दिया। फिर उन्होंने सोचा कि इस तरह का तो ठीक है, मगर आगे की भविष्य के लिए नवयुवकों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने गुरुकुल की स्थापना करने का सोचा। भावनगर जिले के सोनगढ़ गांव में गुरुकुल की स्थापना की, मगर अफसोस हमारे लोगों ने बच्चे भेजे नहीं और वो विफल हो गया। तो ऐसे मनोभा बापू को हम याद करके उनकी जो तपस्या है, उनके कारण आज पूरे सौराष्ट्र में, गुजरात में भी चुड़ासमा राजपूत समाज एक सम्मानीय समाज के रूप में माना जाता है। और एक बहुत समाज चिंतक ने तो कहा कि ये चुड़ासमा राजपूत समाज है, पूरे राजपूत समाज के लिए पावर हाउस है। उनका पूरा श्रेय मनोभा बापू को है। उन्होंने 1922 में जो संविधान बना, उससे लेकर आज दिन तक समाज का वार्षिक अधिवेशन, समाज के कार्यकारिणी की समिति की मासिक बैठक लगातार चल रही है। और इसलिए समाज में शिक्षा का और समाज में संगठन का और समाज के अन्य जो चाहिए सारी बातें ये चुड़ासमा राजपूत समाज में लोग देखते हैं। हम ऐसे मनोभा बापू को प्रणाम करके अब तीसरे आदमी क्या उनको तो नहीं मानना चाहिए, वो है पूज्य हरि सिंह जी बापू का दुल्हा। जन्मदिन जेठ शुक्ल 11 भीम 11 कहते हैं ना, उनके बारे में तो क्या कहे। छोटे गांव में जन्मे, बड़ा आदमी, भावनगर के छात्रावास में पढ़े, फिर संयोग ऐसा बना राजकोट गए और उन्हीं दिनों में भारत में जनसंघ की स्थापना हो गई थी। गुजरात में भी जनसंघ की स्थापना करनी थी। तो हरि सिंह बापू वैसे कांग्रेस के विरुद्ध में थे, फिर खिलाफ विचार वाले थे। तो गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, पूज्य हरि सिंह बापू, एक चिमन भाई शुक्ल करके वकील उस समय के, वो तीनों मिले और भी लोग मिले और गुजरात में जनसंघ की स्थापना करने वालों में से हरि सिंह बापू एक थे। विधायक भी बने, राजकोट शहर के मेयर बने 2 टर्म के लिए। तीसरी बार का चुनाव आया तो राजकोट के जो कारोबारी के सदस्य थे, वो लोग इकट्ठे हुए कि भी बापू का फॉर्म भरना है। हाँ भरेंगे बापू ने कहा। आखिरी रात, अगले दिन आखिरी दिन था, लाओ फॉर्म लाओ। तो जो वोटर लिस्ट था उसमें बाबा हरि सिंह बापू का नाम ही नहीं। क्या हुआ था, उन्होंने खुद ने अपना नाम निकालवा दिया था, क्योंकि उनको जब तक मेरा नाम होगा तब तक कोई नहीं बनेगा, तो किसी का नाम नहीं आएगा, इसलिए अपना नाम ही कटवा दिया था। ऐसे निष्क्रिय आदमी, वो जो गुजरात कच्छ काठियावाड़ गरासिया एसोसिएशन चलता था, उसके मंत्री भी रहे, प्रमुख भी रहे। फिर लोगों ने उनको आजीवन प्रमुख बना दिया और
वो काम करते रहे। हमारे लिए तो सबसे बड़ा कारण उनको याद करने का, उनको प्रणाम करने का, उनको श्रद्धांजलि देकर कि वो क्षत्रिय संघ को गुजरात में ले आए, हमको जीवन दिया। हमारे जैसे कई लोग, हुआ क्या कि जो भूस्वामी आंदोलन चल रहा था राजस्थान में, उसका समाचार तो अखबारों में आता था। और यहाँ जो एसोसिएशन का केंद्र था राजकोट में, वो उसकी चर्चा चल रही थी कि हमारे राजपूत लोग यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, हिंसक लड़ाई थी, हमको भी कुछ योगदान देना चाहिए। तो ऐसे बापू के योगदान तो देना चाहिए, मगर किस प्रकार का उनको योगदान चाहिए वो तो देखें। तो चले वहां। तो आशीष बापू एक कच्छ के वकील थे जो राजकोट में ही प्रैक्टिस करते थे, नटवर सिंह जी नागरेचा के, चंद्र सिंह ठाकुर साहब पाड़वा के, सज्जन सिंह राजस्थान जो अभी हमारे स्वयंसेवक थे, अभी थोड़े समय पहले वो चंद्र से, इनका एक ग्रुप राजस्थान गया, पूज्य तुलसी जी को, अभिमान सिंह जी को मिले, परिचय दिया कि हम कच्छ गुजरात काठियावाड़ गरासिया एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं। गरासिया एसोसिएशन, राजस्थान में गरासिया नाम की भीलों की पछात जाति की आदिवासियों की ग्रुप है। मुंह से तो लगता नहीं कि आदिवासी लोग हैं। तो जो उनका हाव भाव चैन फेस था, फेस रीडिंग का, हर्षी जी ने बता दिया कि आपका कोई प्रश्न है, कोई शंका है। तो गरासिया क्या होता है कि गरासिया राजपूत के लिए हमारा सौराष्ट्र का शब्द है गिरासदार। गिरास मतलब जमीन, जमींदार के लिए गिरासदार, और गिरासदार का शब्द गिरासिया। अच्छा, ये बात है। तो मुझे तुलसी जी हर्षी जी को पहचान गए। जो आंदोलन चल रहा था व्यवस्थित रूप से, उसके पीछे कौन है, कौन उसका संचालन कर रहा है, वो जब देखा ये तो क्षत्रिय संघ का संचालन है, तो क्षत्रिय बारे में पूछा कि क्या है वो। तो पिचतन जी ने कहा कि आप थोड़े दिन रुक जाओ, अभी समाधान हो रहा है, उसके बाद हम एक शिविर लगा रहे हैं, उसमें सारी बात आ जाएंगी। तो हर्षी बापू रुक गए, वो समाधान हो गया। वो हमारा चर्चा के विषय नहीं है। शिविर देखा और हर्षी बापू ने पूछा ऐसे बच्चों के, अब हमारे बच्चों के लिए भी इस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है, आप गुजरात में पधारो। तुलसी जी को हम तो तैयार है, मुझे आए कहाँ, खड़े कहाँ जा, आकर कहाँ खड़े रहे। तो कहा कि हम भावनगर पधारो, हमारा छात्रावास है, वहां आपके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। आप जो 5, 10, 15 लोग आएंगे उनके लिए छात्रावास में सारी व्यवस्था हो जाएगी, आप पधारो। और 1957 में पहला शिविर 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर का हुआ, और तब से लेकर एक क्षत्रिय क्षण चल रहा है। ये क्षत्रिय क्षण का जो काम आज गुजरात में हो रहा है, उसका पूरा का पूरा 100% श्रेय पूज्य हर्षी जी बापू को हमको देना है। उनके लिए हम, उनके प्रति हम नमनशील है, क्योंकि क्षत्रिय क्षण के माध्यम से हमको जीवन मिला। अब आते हैं चौथा एक महानुभाव, वो है राजकोट जिले के पास का एक छोटा था ठिकाना है भाडवा, वहां के चंद्र सिंह जी जाडेजा, बहुत समझदार, समाज के लिए बहुत कुछ करने का मन में बड़ी चाह। उन्होंने देखा कि भारत स्वतंत्र हो गया है, सौराष्ट्र एक नया स्टेट बन गया है, और ये सौराष्ट्र की सरकार ऐसे कानून बना रही है कि जिस कानून से राजपूतों की जमीन चली जाए। उन्होंने
खिलाफत का युद्ध छिड़ा, आमरण उपवास पर उतरे, मर जाऊंगा मगर ये कानून रद्द होना चाहिए और हमारे राजपूतों के जमीन उनके पास रहनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जो किसान लोग, पटेल लोग जो हमारी खेती करते हैं वो बिना जमीन का हो जाए, वो बेकार हो जाए, नहीं, ये हमारी प्रजा है, हमारे संतान है, उनको भी मिलना चाहिए। मगर हम, हमारा सब कुछ उनको मिल जाए और हम बिल्कुल बिना जमीन का, हमारे पास जमीन के सिवा और कोई आय है नहीं, ना हम ऐसे पढ़े लिखे और ना हम, हमारे पास ये धंधा है, तो हम व्यापार नहीं जानते, तो हम क्या करें? सरकार को झुकना पड़ा, उनके सहयोग से ऐसे कानून बने कि जो कानून भारत सरकार को जमीन रेवेन्यू के इस कारण के लिए जो कानून बनाना, उसमें वो सहयोग मार्गदर्शक बने। ये पूज्य चंद्र सिंह जी बहुत दुखी थे व्यसनों के कारण। देखा समाज में व्यसनों ने ऐसा अपना पंजा जमाया है। अफीम के बारे में तो वो इतना खिलाफ था कि क्या कर रहे हैं अपने लोग, क्यों की अफीम खा रहे हैं, क्या है उसमें? और गांव गांव में घूमते रहे, लोगों को समझाते रहे और ये इस तरह का जो कोठरे में बैठकर अफीम घूमते रहते थे, कसुम्बा कर रहे थे, उनको छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। लोगों ने माना, थोड़ा कर माना, कई नहीं माना, मगर वो अपने काम करते रहे। हर्षि जी बापू को हमेशा सहयोग में रहे, एसोसिएशन काम के लिए सदैव हर्षि जी के बापू के साथ ही रहे, काम करते रहे और इस तरह ये चंद्र सिंह जी भी हमारे लिए प्रेरक बने रहे। उनका जीवन हमारे लिए संदेश है कि अपने लिए नहीं, समाज के लिए जियो, धर्म के लिए जियो, संस्कृति के लिए जियो, मानवता के लिए जीवन होना चाहिए। अपने लिए रोटी खाकर मर जाना ये कोई जीवन है? इस तरह आज का ये दिन हमारे लिए एक प्रेरणा का संदेश बने रहे, हमको मार्गदर्शन ऐसे महान भावों से मिलता रहे। चाहे जैसे तुलसी जी ने कहा कि मिट्टी तो हुआ क्या, निशानी है बैठी, कथाकार सोए कहानियां बैठी, तो वो तो कथाकार थे, वो तो सो गए, शरीर से तो सब शरीर का धर्म है, हो गए। मगर यदि हम भूल जाएंगे उनका कार्य को, उनके कार्य को, उनके पद पर चलने का, तो मान लो हम उनके खूनी होंगे, उनका खून करने वाला हम होंगे, क्योंकि उनको मिटा देने वाले वही होते हैं जो उनको भूल जाते हैं। आज ये परिस्थिति की मांग है कि ऐसे महानुभाव, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो हरभंजीराज हो, चाहे वो मन बाबा कुचेर हो, पूज्य हरिसिंह जी बापू गढ़ुला हो, चाहे चंद्र सिंह जी ठाकुर साहब हो, हमारे लिए वो सदैव मार्गदर्शक, प्रेरणा का स्रोत बने रहे। हम उनको वंदन करके मनोमन ये संकल्प ले कि उनके बनाए हुए रास्ते पर हम थोड़े कदम तो चले। राजपूत क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं तो क्षत्रिय बनकर जिए, तो कैसे जिएंगे? तो उनको देख लो, ऐसे महानुभाव को देख लो, वो किस तरह जिए, ऐसा हमारा जीवन बनना चाहिए। तो आज का ये दिन हमारे लिए प्रेरणा का संदेश का दिन हो, और ये भी मान लो कि हमको कुछ संदेशा देकर जाना है। यदि हम बिना कुछ लिए अपने लिए जीवन जीकर मर जाएंगे तो ये महामूला जीवन, मानव जीवन, क्षत्रिय का जीवन ये निरर्थक सिद्ध होगा और इसके कारण
हमको ऐसा जीवन देने वाले परमात्मा नाराज होंगे। उनको नाराज नहीं करना है, उनको खुश करना है और कहना है कि भगवान तुमने मुझे जिस स्कूल में जन्म दिया था, जो उस कार्य को सौंप कर मुझे यहाँ भेजा था, मैं करके आया हूँ, आप देख लो। और भगवान की प्रसन्नता हमको महसूस हो, इसी भावना के साथ सबको जय संग सकती है।